अगर 1980 के दशक में भारत में कंप्यूटर नहीं आए होते तो आज हम कहां होते। नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जिसने आधुनिक भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं इंडियाज डिजिटल डॉन यानी 1984 के उस दौर की। सोचिए, 1980 के दशक में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी को बढ़ावा देने का फैसला किया था, तो वो कोई मामूली बात नहीं थी। आज हम जिस तेज तर्रार डिजिटल युग में जी रहे हैं ना, उसकी असली नींव उसी समय रखी गई थी। ये सिर्फ एक नई मशीन लाने की बात नहीं थी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा मोड़ने वाला एक बहुत ही साहसिक कदम था। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही दिलचस्प व्हाट इफ सिनेरियो पर गौर करते हैं। अक्सर एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछते हैं कि अगर 1980 के दशक में भारत में कंप्यूटर नहीं आए होते तो आज हम कहां होते। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अकेला नीतिगत फैसला आने वाली पूरी पीढ़ियों का भविष्य तय कर सकता है। अगर उस समय तकनीक को लेकर वो दूरदर्शी रुख नहीं अपनाया गया होता तो यकीन मानिए भारत की विकास यात्रा की कहानी आज बिल्कुल अलग होती। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ वो पुरानी व्यवस्था, सरकारी दफ्तरों में धूल खाती फाइलों के ऊंचे ऊंचे पहाड़, रेंगता हुआ बैंकिंग सिस्टम और रेलवे रिजर्वेशन के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े लोग। अगर कंप्यूटर नहीं आता तो शायद आज भी हम उसी सुस्त रफ्तार से जूझ रहे होते। और दूसरी तरफ देखिए आज का भारत, जो पूरी तरह से ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और जहां ये तेज नेटवर्क हमारी हाई जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। बिना कंप्यूटर के हम दुनिया की इस तेज तर्रार आर्थिक रेस में बहुत पीछे छूट गए होते। विश्लेषकों का मानना है कि अगर उस वक्त ये कदम नहीं उठाया जाता तो मुख्य रूप से 4 बड़े मोर्चों पर हमें भारी नुकसान होता। पहला, हमारा आईटी सेक्टर। आज भारत दुनिया का सॉफ्टवेयर हब माना जाता है, जो हर साल अरबों डॉलर का रेवेन्यू लाता है। बिना उस नींव के हम इस मुकाम से दशकों पीछे होते। दूसरा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और नौकरशाही आज भी उसी पुरानी धीमी रफ्तार में फंसी रहती। तीसरा, हम ग्लोबल कंपटीशन से पूरी तरह कट जाते। और चौथा, जो शायद सबसे चिंताजनक है, बिना कंप्यूटर लिटरेसी के हमारे युवाओं की पूरी एक पीढ़ी डिजिटल स्किल्स में एकदम पिछड़ जाती। अब देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। कंप्यूटर लाने के फैसले ने एक मजबूत आधार तैयार किया, जिसके साथ साथ टेलीकॉम यानी दूरसंचार क्रांति की भी नींव रखी गई। और यही वो मजबूत बेस था जिस पर आज का हमारा आधुनिक इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। मतलब एक कदम ने दूसरे का रास्ता खोला और इसी ने भारत को आज के सर्विस बेस्ड ग्लोबल मार्केट में एक महाशक्ति बना दिया। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि जब ये पहल शुरू हुई तो इसका कितना जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक विरोध हुआ था। कोई भी बदलाव आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है ना। तो आखिर इतने बड़े तकनीकी शिफ्ट के खिलाफ कौन खड़ा था और क्यों? किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए हमें पूरी तस्वीर को एकदम निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। उस दौर में जो विरोध हुआ वो मुख्य रूप से 3 अलग-अलग खेमों से आ रहा था। पहले थे तत्कालीन विपक्षी दल, जिनका तर्क था कि ये एक विदेशी तकनीक है और भारत की तत्कालीन जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल गैर जरूरी है। दूसरे खेमे में थे वामपंथी विचारधारा से जुड़े ट्रेड यूनियंस, जिन्हें इस बात का गहरा डर था कि कंप्यूटर आने से बड़े पैमाने पर नौकरियां चली जाएंगी। और तीसरे थे कुछ वैचारिक समूह जो आधुनिक तकनीक अपनाने के बजाय पारंपरिक स्वदेशी तरीकों पर ही जोर दे रहे थे। तो हर समूह की अपनी अपनी अलग चिंताएं थी। इस दौरान जो बयानबाजी इस्तेमाल की गई वो वाकई ध्यान देने लायक है। विपक्ष के एक बड़े वर्ग ने सीधे तौर पर इस तकनीक को अमीर परस्त और आम आदमी का विरोधी करार दे दिया। उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि कंप्यूटर एक लग्जरी आइटम है, एक एलीट इंपोर्ट है जो सिर्फ अमीरों का फायदा करेगा और देश के गरीब या आम नागरिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। उस समय जनता के बीच इस बात को काफी आक्रामकता से रखा गया था। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस के मन में एक बहुत ही वास्तविक और गहरा डर बैठा हुआ था। उन्होंने इसे सीधे तौर पर एक नौकरी खत्म करने वाला कदम माना। उनका डर अपनी जगह बहुत स्वाभाविक था। उन्हें लगा कि कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, जिससे भारी छंटनी होगी और मजदूर वर्ग अचानक बेरोजगार हो जाएगा। उस दौर की बहसों और सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बिल्कुल केंद्र में यही डर था कि रोजी रोटी का क्या होगा।
तो इन सब विरोधों को देखकर आप समझ सकते हैं कि 1980 के दशक में कंप्यूटर को बढ़ावा देने का फैसला कोई मामूली बात नहीं थी। ये राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा जुआ था, एक बहुत बड़ा रिस्क। एक राजनेता के लिए ऐसा कदम उठाना जिसका संसद से लेकर सड़क तक इतना भारी विरोध हो रहा हो, कतई आसान नहीं होता। ये कोई लोक लुभावन फैसला नहीं था जो तुरंत तालियां बटोरने के लिए लिया गया हो, बल्कि इसके पीछे भविष्य को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और लॉन्ग टर्म विजन था। और फिर समय ने खुद साबित कर दिया कि वो फैसला कितना विजनरी था। तमाम विरोधों और राजनीतिक दबावों के बावजूद उसी एक फैसले ने भारत को 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बेहद मजबूत दावेदार के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। आज भारत जिस मल्टी बिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर गर्व करता है और इस डिजिटल युग में जो हमारी धाक है, उसकी जड़ें उसी जोखिम भरे फैसले में छिपी हैं। वो रिस्क आज हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या आने वाली पीढ़ियां आज की नई तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर हमारे आज के डरों को बिल्कुल वैसे ही देखेंगी जैसे आज हम 1980 के दशक के उस कंप्यूटर विरोधी रुख को देखते हैं? जब भी कोई नई तकनीक आती है तो आशंकाएं जरूर जन्म लेती हैं। इतिहास से मिली ये सीख हमें भविष्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।